नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एमपीपीएससी 2024 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और आज के डेट में यानी 19 जनवरी से इसका आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। इससे पहले ही जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है उसके द्वारा कल यानी 18 जनवरी को इसका एक जो आप कह सकते हैं परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम है, ठीक ना? उसमें कुछ संशोधन कर दिया गया है, यानी संशोधन के साथ ही उसका सिलेबस भी जारी कर दिया गया है, ठीक है? जिसे अगर आप 2024 का फॉर्म भरना चाहते हैं या इसका पेपर देना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए ये जानना ज़रूरी है कि इसके सिलेबस में क्या-क्या पाठ्यक्रम होने वाला है। यानी इसके पाठ्यक्रम में कौन-कौन से टॉपिक से कितने-कितने क्वेश्चन यानी कहाँ से प्रश्न आपके बनने वाले हैं और क्या पूछा जाएगा आपके पाठ्यक्रम से। देखिए, राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा प्रारंभिक तथा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2024 से प्रभावशील पुनरीक्षित परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 18/1/2024 से प्रकाशित की जा रही है। अभ्यर्थी परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? आप लोग चाहें तो इसके आयोग के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से जा करके इसका डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? इस वीडियो में मैं जो है तो पूरा आपको पूरी जानकारी बताऊंगा, पूरा सिलेबस, ठीक है? देखिए, राज्य सेवा परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, ठीक ना? जो परीक्षा है वो कैसे होगा, उसकी योजना के बारे में है और उसके पाठ्यक्रम के बारे में। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 2024 में प्रभावशील, यानी 2024 में यही लागू होगा, ठीक है? राज्य सेवा परीक्षा के 3 क्रमिक चरण होते हैं, आप लोगों को पता होगा कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ठीक है? जो प्रीलिम्स होता है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न उसमें होते हैं, वो ओएमआर शीट पर आधारित होता है, यानी उसको आपको ओएमआर शीट पर करना होता है। जो दे चुके होंगे उनको तो पता है, जो नहीं दिए हैं तो आप लोग को इसके बारे में जानना जरूरी है कि ओएमआर शीट होती है। एक शीट रहती है, उस पर 4 ऑप्शन रहते हैं, उसमें से किसी एक को ब्लैक पेन से उसको भरना रहता है, ठीक है? राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के बारे में इसमें ये जानकारी दी जा रही है। प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 2 प्रश्न पत्र होते हैं। इसमें जो प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड। जीएस फर्स्ट में जो होता है वो सामान्य अध्ययन से संबंधित होता है और जो जीएस सेकंड होता है उसे सामान्य अभिरुचि परीक्षण कहते हैं, ठीक है? इसका जो पेपर होता है दोनों का 2-2 घंटे के लिए होता है और एक ही दिन दोनों पेपर होता है, ठीक है? जैसे एक स्टार्ट होता है 9 से 12, सॉरी 9 से 11, ऐसे ही फिर सॉरी 10 से स्टार्ट होता है, 10 बजे से, यानी 9 बजे से वहाँ पर आपको रिपोर्टिंग रहता है। 10 से स्टार्ट होता है, 10 से 12, और ये शायद वहाँ पर जो टाइम रहता है 2:15 से शायद रहता है, 2:15 से और आपके 2 घंटे तक। और दोनों जो अंक दोनों का जो दिया गया है, यानी 100 क्वेश्चन रहते हैं और 200 अंक के रहते हैं, ठीक है? यानी हर क्वेश्चन 2 अंक का रहता है और इसमें 100 प्रश्न रहते हैं, ठीक है? और यह परीक्षा मुख्य परीक्षा है, तो यह परीक्षा मुख्य परीक्षा है तो केवल पात्रता निर्धारित करने के लिए है, यानी इसका ये जो होता है एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ठीक ना? इसमें क्या है कि अगर जो इसमें पास होंगे वो मेन पेपर में सम्मिलित हो पाएंगे और जो इसमें फेल होंगे तो वो तो सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। और इससे जो होता है मेरिट इससे नहीं बनती है, मेरिट जो आपकी मेंस पेपर होता है उससे मेरिट बनती है, मेंस और इंटरव्यू को मिला करके। तो इसको क्या है कि ये पात्रता निर्धारित करने के लिए ली जाती है। इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों का मुख्य परीक्षा हेतु योग्य अर्ह घोषित किया जाता है। अंतिम सूची केवल मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार के अंकों के आधार पर निर्मित की जाएगी, ठीक है? वही चीज जो मैं बताया इसमें वही दिया गया है। इसके बाद जो है कि जो आपके प्रश्न पत्र होंगे वो उसमें 4 ऑप्शन रहते हैं, ABCD। उसमें से आपको कोई एक सेलेक्ट करके उसको काला से उसको भरना होता है। उसमें जो गोले 4 रहते हैं उसमें से किसी एक को ही आपको भरना है। प्रत्येक यहाँ पर दिया है कि 2-2 अंक के होते हैं, 100 प्रश्न होंगे और समय अवधि इसमें 2 घंटे दिया गया है। प्रारंभिक परीक्षा है तो सामान्य अध्ययन तथा सामान्य अभिरुचि के विस्तृत पाठ्यक्रम के परिशिष्ट 2 में तथा में यथा विनिर्दिष्ट है, ठीक है? इसको जो यहाँ नीचे दिया गया है तो इसमें भी आपको दिखाया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र हिंदी तथा अंग्रेजी में होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र में द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में सम्मिलित बिंदु क्रमांक 7 हिंदी भाषा में बोधगम्य कौशल के प्रश्न सिर्फ हिंदी में होगा, क्योंकि ये हिंदी से संबंधित है तो हिंदी का सिर्फ हिंदी में ही रहेगा, वो 10वीं स्तर का होता है, ठीक है?
तो यही है कि जो आपका फर्स्ट पेपर होता है और सेकंड पेपर जो प्री का होता है उसमें मतलब बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। और जो बिंदु क्रमांक 7 हिंदी भाषा में बोधगम्य कौशल है, ये जो रहेगा वो सिर्फ हिंदी में रहेगा। ठीक है, इसके बाद क्या दिया, प्रारंभिक परीक्षा के उपरांत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों और उसके मॉडल उत्तरों की प्रावधिक उत्तर कुंजी तैयार कर आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर ऑनलाइन पद्धति के 5 दिवस के अवधि में आपत्ति आप दर्ज करा सकते हैं। यानी आप मान लीजिए पेपर दे दिए, उसके बाद अगर जो पूछा गया प्रश्न उसमें अगर कुछ और जो उसका मॉडल उत्तर जो जारी किया जाता है आयोग द्वारा, अगर उसमें आपको कोई भी आपत्ति है तो आप यहाँ पर जा करके अपनी ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जब आपका पेपर होता है तो उसे 5 दिन के अंदर आप वहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो निर्धारित शुल्क, पोर्टल शुल्क का भुगतान करके केवल ऑनलाइन के माध्यम से ही आपत्तियां आप जमा कर सकते हैं। 5 दिन की अवधि के पश्चात कोई भी अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। प्राप्त आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जाएगा। समिति द्वारा आपत्तियों पर विचार के निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, अब इसमें वही चीज़ बताया गया है कि कैसे क्या कार्रवाई होगी। तो चलिए आप लोगों को इसमें से आगे ले चलते हैं, डायरेक्ट आपको थोड़ा यहाँ कुछ जानकारी दे देते हैं। मुख्य परीक्षा हेतु लघु सूचित अभ्यर्थियों की कुल संख्या जो मुख्य परीक्षा में देखिए जो जितना सीट रहता है उसका 20 गुना ठीक है मुख्य परीक्षा में लिया जाता है। तो ऐसे ऐसा पूरा जानकारी दिया गया है, तो इसको आप चाहें तो आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब इसकी जो सिलेबस है उसके बारे में। ठीक है, जैसे देखिए इसमें सबसे पहले जो सिलेबस दिया गया है प्रीलिम्स का जीएस में, ठीक है ना, यहाँ देखिए प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम है। तो भारत का इतिहास सबसे पहले, इसमें भारत का इतिहास पहले क्या था, जो सिलेबस रहता था पहले वो इतना विस्तृत रूप में नहीं था सिलेबस। ठीक है, अब इसमें पूरा हर चीज़ बता दिया गया है कि कहाँ से कैसे प्रश्न बनने वाले हैं। तो भारत के इतिहास का संकल्पना क्या है, ठीक है, और इसका विचार कहाँ से आया, ठीक है, इसके बारे में। और जो भारत का इतिहास है तो वो कौन कौन से भारतीय प्राचीन ज्ञान परंपरा, इसके बारे में आपको पढ़ना है। मतलब ये पूरा टॉपिक दिया गया है कि अगर ये टॉपिक पढ़ेंगे यहीं से इसके प्रश्न बनेंगे। ठीक है, भारतवर्ष क्या है उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। वेद क्या होते हैं, उपनिषद क्या होते हैं, अरण्य क्या होते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं, और जो षड दर्शन क्या होते हैं, स्मृतियाँ क्या होती है, रीत सभा समिति क्या होती है, गणतंत्र क्या होता है, वर्णाश्रम क्या होता है, पुरुषार्थ, ऋषि रीढ़ संस्कार क्या होता है, पंच महायज्ञ यज्ञ, कर्म का सिद्धांत क्या होता है, बोधिसत्व तीर्थ। यानी इसे अगर आप ये अगर पढ़े होंगे आप तो ये जो टॉपिक दिया गया है तो इसे आप इथिक्स वाले में भी मतलब ये टॉपिक है। ठीक है, अगर आप जैसे कुछ जो तैयारी कर चुके होंगे तो उनको पता होगा कि इथिक्स में भी ये सब दिया जाता है। मतलब इस सब के बारे में इथिक्स में भी कुछ है जानकारी, लेकिन ये पूरा जो है तो वो हमारे भारत के इतिहास से संबंधित है। ठीक है, अब चलिए आगे लेकर के चलते हैं आगे। हाँ ठीक, आगे क्या, प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं। प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं क्या रही हैं, और घटनाएं जो होंगी उनको घटना के बारे में आपको पता होना चाहिए। उनकी प्रशासनिक, सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्थाएं, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या है, भारत की सांस्कृतिक विरासत, कला प्रारूप, साहित्य, पर्व एवं उत्सव। ये भारत के बारे में पूछा जा रहा है, न कि मध्य प्रदेश के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर भारत की सांस्कृतिक विरासत क्या है उसके बारे में पूरा पता होना चाहिए आपको। वहाँ की कला प्रारूप क्या है, साहित्य पर्व क्या है और उत्सव, इसके बारे में। और 19वीं 20वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन जो हुई है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये अलग टॉपिक ही है। ठीक है, यानी आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद क्या है, स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन। यानी ये बात कर रहा है कब के, कि जैसे स्वतंत्रता के पश्चात जो एकीकरण किया गया है उसके बारे में, और पुनर्गठन, राज्य पुनर्गठन आयोग जो बना था आपका 1953 में, जो 1956 में जिसे लागू किया गया था, तो उसके बारे में। और आप ये जो 2000 में कुछ राज्य बने हैं और 2014 में जो बना है तो उसके बारे में आपको कुछ जानकारी पता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो ज़्यादातर वही 1956 वाले से पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। अब मध्य प्रदेश के इतिहास में कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके, इसमें जो टॉपिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टॉपिक इसमें दिया गया है। मध्य प्रदेश के इतिहास की संपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश के बारे में, आपको मुख्य मुख्य जो राजवंश है उनके बारे में पता होना चाहिए।
स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान क्या रहा है, ये तो पहले भी मतलब जो पहले जो आपका सिलेबस था उसमें भी था ऐसा। मध्य प्रदेश की प्रमुख कला एवं स्थापत्य कला, उनकी प्रमुख जनजातियाँ एवं बोलियाँ, मतलब इसमें स्पष्ट हर चीज़ दिया गया है कि आपकी जो जनजाति है और बोली से पूछा जाएगा। त्यौहार, लोक संगीत, लोक कला, लोक साहित्य से मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार और उनकी कृतियाँ, और मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक, संस्कृति एवं पुरातात्विक पर्यटन स्थल। मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल कौन कौन से हैं, ठीक है, जो यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में जो हैं उनके बारे में, और प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व जो हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या है कि भारत का भूगोल जो है उससे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। उसमें पर्वत पठार, पर्वत पहाड़ियाँ, पठार, नदियाँ और झीलें, इन सब के बारे में। जलवायु परिवर्तन, एल नीनो, ला लीना, ये जो शायद इसमें से कुछ ये जो चेंज किया गया है, पहले ये नहीं था, इसमें से एक कोई है, ठीक है। इसके बाद दक्षिणी दोलन, और ये भी नहीं था शायद, और पश्चिमी विक्षोभ के बारे में अभी दिया गया है, तो मतलब ये तो था शायद उसमें, और जलवायु परिवर्तन के परिणाम क्या है ये भी, ठीक है। इसके बाद प्राकृतिक संसाधन में क्या है कि वन, खनिज और जल संसाधन से संबंधित क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। इसके बाद क्या है कि प्रमुख फसलें, प्रमुख फसलें में कौन कौन सी होती है, खाद्य प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं उनके बारे में पूरी आपको पता होना चाहिए। इसमें नहीं बताया गया है कि प्रमुख फसलें कौन कौन सी, लेकिन आप प्रमुख फसलें जो होती हैं उनके बारे में, और खाद्य सुरक्षा, हरित क्रांति, और इसके बाद क्या है दूसरी हरित क्रांति की रणनीति क्या है उसके बारे में। ऊर्जा में पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत, ठीक है ना, यानी नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय जो है उसे मतलब उससे संबंधित एक है, तो यहाँ से डायरेक्ट एक क्वेश्चन बन सकता है, और बनता ही है, क्योंकि अभी पिछले अभी जो हुआ था इसमें भी एक क्वेश्चन बना था इससे, तो हमेशा ही इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद भारत में प्राकृतिक खतरे एवं आपदाएं जो हैं, और भारत में प्रमुख चक्रवात के बारे में देखिए, इसमें प्रमुख चक्रवात के बारे में है, तो चक्रवात के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। खतरे कौन कौन से हैं आपको पता होगा, भूकंप तो आते ही है, और यहाँ पर क्या है चक्रवात आता है, ज्वालामुखी तो भारत में कम होते हैं, ठीक है। इसके बाद जनसंख्या वृद्धि, वितरण एवं घनत्व, नगरीय, ग्रामीण नगरीय प्रवास के बारे में क्वेश्चन है। इसके बाद मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश के भूगोल से संबंधित क्या है, वन उपज, नदियाँ, झाड़ियाँ और पठार, जलवायु, ऋतुएं, तापमान, वर्षा। प्राकृतिक संसाधन में क्या है, प्राकृतिक संसाधन आपकी मिट्टियाँ है, प्रमुख खनिज हैं, संसाधन उससे, और प्रमुख फसलें, जल संसाधन, सिंचाई एवं सिंचाई परियोजनाएं, और ऊर्जा के पारंपरिक गैर पारंपरिक स्रोत जो मध्य प्रदेश में है उससे भी संबंधित क्वेश्चन, मतलब मध्य प्रदेश और वहाँ भारत से एक क्वेश्चन पूछ लेता है हमेशा, लगभग कभी न कभी तो पूछते ही है। और मध्य प्रदेश में प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं, और जनसंख्या वृद्धि, वितरण एवं घनत्व, नगरीकरण, ठीक है। इसके बाद क्या आता है अगला जो है, भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था। ये इसमें देखिए नया टॉपिक जुड़ा है, मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, ठीक है। इसमें क्या है कि संविधान सभा, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं संसद, सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक व्यवस्था, संवैधानिक संशोधन, नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य, डीपीएसपी के बारे में है यहाँ पर, यानी ये डायरेक्ट उससे है। इसके बाद जो दिया गया है कि राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक सांविधिक आयोग के बारे में है। आयोग तो था पहले से एक टॉपिक ही, तो आयोग है। इसके बाद क्या है कि मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था मतलब जो राज्यपाल है, यहाँ से मध्य प्रदेश का स्टार्ट होता है। देखिए ये मध्य प्रदेश का है, ये वाला जो टॉपिक है भारत के संदर्भ में है, और ये जो टॉपिक है 3, ये मध्य प्रदेश के। इसमें क्या है कि राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय इनसे संबंधित है, और त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन की व्यवस्था यहाँ पर है। मध्य प्रदेश में सुशासन से संबंधित ये टॉपिक है, ठीक है, कि मतलब जो गुड गवर्नेंस है तो उससे संबंधित ये टॉपिक है, गुड गवर्नेंस कैसे आगे बढ़ सकता है इन सब के बारे में। अब देखिए कि भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो दिया गया है, अब देखिए ये जो आ रहे हैं टॉपिक, भारत एवं मध्य प्रदेश का संवैधानिक व्यवस्था, भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, मतलब ये टॉपिक पहले क्या था कि सिर्फ भारत के संदर्भ में था, भारत और मध्य प्रदेश दोनों के संदर्भ में एक ही में कंपाइल करके बनाया गया है, ठीक है। जैसे देखिए क्या है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति क्या है, अगर जो बढ़िया से पढ़ेगा उसको इसके बारे में पता हो सकता है, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति, ठीक ना, कि मतलब मध्य प्रदेश की स्थिति कहाँ पर है, जो अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमिक ग्रोथ में, हर चीज़ में, तो इसकी स्थिति पूछ सकती है क्वेश्चन। इसके बाद क्या है कि मध्य प्रदेश की जनसंख्या व मानवीय संसाधन का विकास,
मानवीय संसाधन के विकास और जो जनसंख्या मध्य प्रदेश की है, तो उससे जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल से क्वेश्चन, मतलब कौशल उससे संबंधित है। सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति क्या हुई है उसके बारे में, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है, तो उसमें मध्य प्रदेश किस स्तर पर है उसकी प्रगति के बारे में, कि मतलब आगे बढ़ा है कि नीचे गया है, कि उसकी स्थिति क्या है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। और क्या है कि मध्य प्रदेश में कृषि, उद्योग और एमएसएमई एवं अधोसंरचना का विकास, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, एक जिला एक उत्पाद, मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकार की प्रगति। इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियां, इसमें अर्थव्यवस्था में नवीन प्रवृत्तियां में कृषि है, उद्योग है, सेवा क्षेत्र है। इसके बाद क्या है कि वित्तीय संस्थाएं में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसमें रिजर्व बैंक के क्या महत्व है, वाणिज्यिक बैंक, सेबी, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, ये आपका मतलब अच्छा टॉपिक इसमें ये जुड़ा हुआ है, जो कि शायद पहले नहीं था इसमें, मुझे कंफर्म नहीं ध्यान आ रहा है, लेकिन शायद ये नहीं था पहले, ठीक ना। रिजर्व बैंक और वाणिज्यिक मतलब वित्तीय संस्थाएं से टॉपिक, मतलब इसमें डायरेक्ट बताया गया है कि इन सबसे ही इसमें संभावना है बनने की क्वेश्चन, क्योंकि रिजर्व बैंक से और वाणिज्यिक बैंक जो होते हैं, ठीक ना, और इसके बाद सेबी और जो गैर बैंकिंग यानी एनबीएफसी जो है उनके बारे में। और भारत में विदेशी व्यापार की नीतियां तथा G20, सार्क तथा एशियन, ठीक ना, एशिया मतलब आसियान जो है उसके बारे में, एशियन नहीं आसियान के बारे में है, सार्क, आसियान, G20 और भारत की विदेशी व्यापार की नीतियां, इनसे क्वेश्चन आपको बनेंगे, यानी ये जो सिलेबस है इससे संबंधित है। इसके बाद क्या है, इसके बाद जो आपका स्टार्ट होता है कि विज्ञान, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य। विज्ञान, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य में क्या है कि विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान और भारत में प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं उनकी उपलब्धियां, उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत की उपलब्धि क्या है उसके बारे में, और मानव शरीर संरचना, पोषण आहार, पोषक तत्व एवं कुपोषण, अनुवांशिक रोग, सिकल सेल एनीमिया, क्योंकि अभी ये न्यूज में रहा है सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, और कारण, प्रभाव, निदान और कार्यक्रम, ठीक है, यानी इसका कारण क्या हो सकता है, किस कारण से होता है, प्रभाव इसका क्या पड़ता है, और इसके निदान क्या है, और इसके कार्यक्रम मतलब कौन कौन से चलाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उनके बारे में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि स्वास्थ्य नीति एवं कार्यक्रम, संक्रामक रोग, उनकी रोकथाम एवं स्वास्थ्य सूचक है। यहाँ पर सतत विकास की धारणा एवं एसडीजी, ठीक है, वही चीज है एसडीजी। और पर्यावरणीय कारक, पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं एवं प्रबंधन। इसके बाद 8वां टॉपिक आता है अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश की सामायिक घटनाएं, समसामयिक घटनाएं, यानी इसे आप करंट अफेयर से संबंधित समझ सकते हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय से भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश, मतलब इस बार अच्छा सिलेबस है। और क्या है कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी जो था टॉपिक, वो अभी भी वही टॉपिक है, यानी कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान और इलेक्ट्रॉनिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स और एआई के बारे में, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इंटरनेट एवं सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, जो पहले था वही इस टाइम किया, ठीक है, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है। यहाँ जो 10वां टॉपिक था पहले, उसको चेंज किया गया है, यानी इसमें पहले आप लोगों को पता होगा कि इसमें टॉपिक जो था क्या कहते हैं आपका, कौन सा था, ये वाला आयोग के बारे में था, तो आयोग उसको हटा दिया गया है। अब इसमें 10वां जो टॉपिक दिया गया है मध्य प्रदेश की जनजातीय विरासत, लोक संस्कृत एवं लोक साहित्य के बारे में, मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, जनजातियों के से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, और मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां, विशेष पिछड़ी जनजातियों एवं जो आपका घुमंतू जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाएं, मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति, परंपराएं, विशिष्ट कलाएं, त्योहार, उत्सव, भाषा, बोली, साहित्य, मध्य प्रदेश के जनजाति का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। ये जो आपका है ये जो टॉपिक दिया गया है, ये जो ऊपर एक टॉपिक था उससे कुछ मिलता जुलता टॉपिक है, ठीक है, तो इसको आपको यहाँ से तैयार करना पड़ेगा बढ़िया से। तो ये रहा जो जीएस फर्स्ट का, तो जीएस फर्स्ट में ये सब सिलेबस हैं आप लोगों को मैंने जैसे बताया। अब मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि
जो जीएस सेकंड है यानी सामान्य अभिरुचि परीक्षण, उसमें ज़्यादा कुछ तो है नहीं, तो उसको चाहें तो एक ही ऐसे ही बता दें नॉर्मली। बोधगम्यता से पूछेगा, जीवन शैली प्रतिबल के बारे में, संचार कौशल, तार्किक कौशल एवं विश्लेषण क्षमता, निर्णय लेने एवं समस्या समाधान, और जो यहाँ पर दिया है सामान्य मानसिक योग्यता, और ये आधारभूत संख्या, यानी यहाँ पर लिया है कि 10वीं स्तर तक का होगा ऐसा। इसके बाद हिंदी भाषा में बोधगम्यता कौशल। ठीक है, तो यही है। तो धन्यवाद। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं, और अगली वीडियो में मैं आप सभी को एक-एक करके जीएस, जैसे जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड है, जो मेंस के सिलेबस हैं, उनके बारे में इसका वीडियो बनाऊँगा। तो अगर आप लोग चाहें तो उसको ज़रूर देखिएगा, और आप अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।